राजेश और सीमा दो अच्छे परिवारों से थे जिनकी शादी की बातचीत लंबे समय से चल रही थी। राजेश एक सफल व्यवसायी था और सीमा एक शिक्षित और सांस्कृतिक परिवार से थी। उनके माता पिता ने दोनों के गुण और आदर्श देखे और तय किया कि ये दोनों एक दूसरे के लिए आदर्श साथी हो सकते हैं। शादी के लिए रस्में धूमधाम से आयोजित की गईं। पहले हल्दी की रस्म हुई, जहां परिवार और मित्र मिलकर हल्दी की पेस्ट से राजेश और सीमा को सजाते हैं। इसके बाद मेहंदी लगाई गई, जिसमें सीमा की हथेलियों पर रंग बिरंगे डिजाइन बनाए गए। शादी के दिन दूल्हा बारात के साथ दुल्हन के घर पहुंचा। समारोह भव्य था, रंग बिरंगे फूलों से सजावट की गई थी और संगीत की मधुर धुनें हर जगह गूंज रही थीं। दूल्हा और दुल्हन ने एक दूसरे के साथ फेरे लिए, वचन किए कि वे एक दूसरे के सुख दुख में साथी रहेंगे। समारोह के बाद नए जीवन की शुरुआत हुई। राजेश और सीमा ने अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत एक नई आशा और प्रेम के साथ की। दोनों ने मिलकर एक खुशहाल और सफल जीवन की दिशा में कदम बढ़ाया, अपने परिवार और समाज के आदर्शों का सम्मान करते हुए। ये कहानी भारतीय शादी के पारंपरिक तत्वों और भावनाओं को दर्शाती है, जिसमें परिवार, प्रेम और सम्मान की महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती हैं। किसी छोटे से गांव में एक सरल और ईमानदार लड़का राजू रहता था। राजू का सपना था कि वह एक दिन अपने गांव की सबसे सुंदर और शिक्षित लड़की से शादी करे। एक दिन गांव में एक नई लड़की सरीना आई। सरीना बहुत ही समझदार और सुंदर थी और गांव वालों ने उसे बहुत पसंद किया। राजू ने सरीना से दोस्ती करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने पाया कि सरीना भी उसकी ईमानदारी और सादगी को पसंद करने लगी थी। दोनों ने एक दूसरे को समझा और प्यार किया। एक दिन राजू ने सरीना के परिवार से शादी के लिए प्रस्ताव दिया। सरीना के परिवार ने राजू की सादगी और ईमानदारी को देखकर खुशी खुशी स्वीकृति दे दी। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं और पूरे गांव ने मिलकर इसे एक भव्य और खुशी से भरी शादी बना दिया। शादी के दिन राजू और सरीना ने एक दूसरे के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने की कसम खाई। उनका विवाह एक मिसाल बन गया कि सच्चा प्यार और समझदारी ही एक सफल शादी की नींव होती है। किसी छोटे से गांव में जहां लोग अपनी सादगी और ईमानदारी के लिए मशहूर थे, वहां एक लड़का रमेश और एक लड़की सुमित्रा रहते थे। रमेश एक मेहनती किसान था और सुमित्रा गांव के स्कूल में शिक्षिका थी। दोनों की उम्र लगभग समान थी, लेकिन उनकी जिंदगी की राहें अलग थीं। रमेश की शादी के बारे में कभी कोई योजना नहीं बनी थी, जबकि सुमित्रा का परिवार उसकी शादी को लेकर बहुत चिंतित था। रमेश का सपना था कि उसकी जिंदगी में एक दिन सच्चा प्यार आए, लेकिन वह शादी के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचता था। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। मेले में लोग गांव की परंपराओं का आनंद लेने के लिए इकट्ठा हुए थे। सुमित्रा भी मेले में आई थी और रमेश भी। मेले के दौरान रमेश और सुमित्रा की पहली मुलाकात हुई। रमेश ने देखा कि सुमित्रा बच्चों के साथ बहुत प्यार से बात कर रही थी और उसकी हंसी बहुत मनमोहक थी। सुमित्रा ने भी रमेश को देखा और उसकी सादगी और विनम्रता ने उसे प्रभावित किया। दोनों के बीच एक अनकही सी समझ बन गई। मेलों के बाद रमेश और सुमित्रा की मुलाकातें बढ़ गईं। दोनों ने एक दूसरे के बारे में और अधिक जानना शुरू किया। रमेश को सुमित्रा की शिक्षा और उसकी समाज सेवा से प्यार हो गया, जबकि सुमित्रा को रमेश की मेहनत और सच्चाई ने आकर्षित किया। धीरे धीरे उनका रिश्ता गहरा होता गया। रमेश ने सुमित्रा के परिवार से मिलकर अपनी नीयत साफ की और अपनी सच्ची भावनाएं व्यक्त की। सुमित्रा के परिवार ने रमेश की ईमानदारी और सच्चे इरादों को देखते हुए उसकी बात मान ली, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। वे चाहते थे कि रमेश और सुमित्रा की शादी में दोनों परिवारों की परंपराओं का ध्यान रखा जाए और एक भव्य समारोह हो। शादी की तैयारी शुरू हो गई। गांव में एक बड़ी धूमधाम मच गई। सभी लोग अपने अपने काम में जुट गए। रमेश और सुमित्रा ने शादी की सभी पारंपरिक रस्में निभाईं। दूल्हा दुल्हन के कपड़े, सजावट, पकवान, सभी कुछ खूबसूरत और भव्य था। शादी के दिन पूरे गांव के लोग एकत्र हुए और इस प्यार भरी जोड़ी को आशीर्वाद देने आए। शादी के बाद रमेश और सुमित्रा ने साथ मिलकर अपना जीवन बिताया। उन्होंने अपने अपने काम में उत्कृष्टता प्राप्त की और गांव में एक आदर्श जोड़ी के रूप में पहचाने गए। उनकी शादी केवल एक मिलन नहीं, बल्कि एक उदाहरण भी बन गई कि सच्चे प्यार और समझदारी से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। उनकी कहानी गांव में एक प्रेरणा बन गई और उन्होंने ये साबित किया कि सच्चे प्यार और समर्थन से जीवन को सुंदर और सफल बनाया जा सकता है। राजेश एक छोटे से गांव में रहने वाला एक साधारण और ईमानदार लड़का था। उसके माता पिता की इच्छा थी कि वह एक दिन अच्छे परिवार से विवाह करे। राजेश का सपना था कि वह किसी ऐसी लड़की से विवाह करे जो न केवल सुंदर हो, बल्कि उसके साथ उसके सपनों और आदर्शों को भी साझा करे। एक दिन गांव में एक शादी के समारोह के दौरान
राजेश ने एक शहर की लड़की माया को देखा। माया एक शिक्षित और सुसंस्कृत लड़की थी जो अपने परिवार के साथ गांव में आई थी। माया की बातों और व्यक्तित्व ने राजेश को बहुत प्रभावित किया। उसे लगा कि माया में उसके सपनों की लड़की के सारे गुण हैं। राजेश ने माया से धीरे धीरे दोस्ती बढ़ानी शुरू की। वह उसे गांव की सुंदर जगहों पर ले जाता और उसे अपने गांव की जीवनशैली के बारे में बताता। माया ने भी राजेश के ईमानदार और सरल स्वभाव को पसंद किया। दोनों के बीच दोस्ती गहरी होने लगी और एक दूसरे की आदतों और विचारों को समझने लगे। समय के साथ राजेश और माया के बीच प्यार बढ़ने लगा। उन्होंने एक दूसरे को जीवन के हर पहलू को साझा किया और एक दूसरे की खुशियों और दुखों में साथी बने। माया ने राजेश को अपने परिवार से मिलवाया और राजेश ने माया को अपने गांव के लोगों से मिलवाया। राजेश ने माया के परिवार से शादी के लिए प्रस्ताव दिया। माया के माता पिता ने राजेश की सादगी और ईमानदारी को देखकर खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। विवाह की तैयारी शुरू हो गई और दोनों परिवारों ने मिलकर इस महत्वपूर्ण दिन को खास बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया। शादी की तारीख निश्चित हो गई और पूरे गांव में उत्सव का माहौल बन गया। विवाह की सभी रस्में धूमधाम से पूरी की गईं। राजेश और माया की शादी एक आदर्श प्रेम कहानी की तरह थी, जिसमें दो विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोग एक साथ आए और एक खूबसूरत जीवन की शुरुआत की। शादी के बाद राजेश और माया एक साथ नए जीवन की शुरुआत करने लगे। उन्होंने अपने अपने पारंपरिक और आधुनिक विचारों को मिलाकर एक नई जीवन शैली बनाई। माया ने गांव की जीवन शैली को अपनाया और राजेश ने शहर की आधुनिकता को समझा। दोनों ने मिलकर अपने जीवन को संतुलित और खुशहाल बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। उनका जीवन खुशी और संतोष से भरपूर था। वे अपने परिवार और समाज के लिए एक मिसाल बन गए। उनकी शादी ने ये साबित कर दिया कि सच्चे प्यार, समझदारी और सहयोग से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है और एक सफल और सुखमय जीवन जिया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में, जहां घने जंगल और ऊंचे पहाड़ जीवन का हिस्सा थे, एक युवा लड़का राज और एक सुंदर लड़की सुमन रहते थे। राज एक ईमानदार और मेहनती किसान था, जबकि सुमन एक शिक्षित और संवेदनशील लड़की थी जो गांव के स्कूल में शिक्षिका थी। राज और सुमन की पहली मुलाकात गांव के मेले में हुई थी। सुमन मेले में अपने छात्रों के साथ आई थी और राज भी अपने दोस्तों के साथ वहां मौजूद था। सुमन की हंसी और उसकी बातों का ढंग राज को बहुत आकर्षित किया। राज ने खुद को रोका नहीं और उसने सुमन से बातचीत शुरू की। बातचीत के दौरान उसे पता चला कि सुमन बहुत ही विनम्र और समझदार है। समय के साथ राज और सुमन की दोस्ती गहरी होती गई। राज ने सुमन के गांव के स्कूल की किताबों को खरीदने में मदद की और सुमन ने राज को खेती के नए तरीके सिखाए। दोनों की मुलाकातें नियमित हो गईं और उनकी दोस्ती ने प्यार का रूप ले लिया। राज ने सुमन को शादी के प्रस्ताव के साथ एक दिन अपना दिल खोलकर कहा। सुमन ने भी अपने दिल की बात राज से कह दी, लेकिन इस बीच सुमन के परिवार को उनकी शादी के लिए राज की सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति को लेकर कुछ आपत्तियां थीं। सुमन के परिवार की आपत्तियों के बावजूद राज ने अपने प्यार और समर्पण को साबित करने का फैसला किया। उसने अपनी मेहनत और लगन से गांव के सबसे सुंदर खेत तैयार किए और गांव के लोगों को अपने काम से प्रभावित किया। वहीं सुमन ने भी अपने परिवार को राज की अच्छाइयों और ईमानदारी के बारे में बताया। राज की मेहनत और सुमन की कोशिशें रंग लाए। सुमन के परिवार ने राज की सच्चाई और प्यार को स्वीकार कर लिया। शादी की तैयारी धूमधाम से शुरू हुई। राज और सुमन की शादी गांव में एक बड़ा उत्सव बन गई। दोनों के परिवार और गांव के लोग खुशी से झूम उठे। शादी की सुबह सुमन ने पारंपरिक लाल साड़ी पहन रखी थी और राज ने सफेद कुर्ता पजामा पहना था। दोनों एक दूसरे के साथ अग्नि को साक्षी मानकर जीवन भर साथ रहने की कसम खाए। राज और सुमन की शादी के बाद उन्होंने अपने गांव में एक आदर्श जीवन बिताया। राज ने अपने खेतों में और काम किया, जबकि सुमन ने बच्चों को शिक्षा दी और गांव की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने में मदद की। उनका जीवन खुशियों और प्यार से भरा हुआ था। उन्होंने एक दूसरे के सपनों को पूरा करने में एक दूसरे का साथ दिया और गांव में एक खुशहाल और समृद्ध परिवार की मिसाल बने। एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास बहुत सारी चीजें नहीं थीं, लेकिन उसके पास एक पुराना चम्मच था जिसे उसने अपनी दादी से विरासत में पाया था। वह चम्मच उसके लिए बहुत खास था क्योंकि वह दादी के प्यार की निशानी थी। एक दिन किसान ने सोचा कि वह चम्मच का उपयोग किसी अच्छे काम में करेगा। उसने सोचा कि वह चम्मच को बेच देगा और उस पैसे से गांव के स्कूल के लिए एक नई किताबें खरीदेगा। लेकिन जब वह बाजार में गया तो चम्मच को देखने के बाद लोगों ने उसकी कद्र नहीं की। किसी ने भी चम्मच को खरीदने में रुचि नहीं दिखाई।
फिर किसान ने सोचा, शायद ये चम्मच मुझे खुद ही एक नई दिशा दिखाने आया है। उसने चम्मच को अपने घर में एक आदर के स्थान पर रख दिया। उसने महसूस किया कि चम्मच उसके लिए एक प्रेरणा का स्रोत था, जिसने उसे सिखाया कि पुरानी चीजें भी मूल्यवान हो सकती हैं। इस घटना के बाद किसान ने गांव में कई सामाजिक कार्य किए और गांव के लोगों के जीवन में सुधार लाया। चम्मच उसकी प्रेरणा का प्रतीक बन गया और किसान ने जाना कि हर वस्तु का अपना एक विशेष महत्व होता है, बस हमें उसे समझना होता है। इस तरह उस पुराने चम्मच ने किसान की जिंदगी बदल दी और उसे यह समझाया कि प्यार और सम्मान से भरी वस्तुएं अमूल्य होती हैं। आज का दिन एक नई शुरुआत का प्रतीक है। जीवन में कई बार हमें ऐसे मोड़ मिलते हैं जहां हमें अपने सपनों को साकार करने की चुनौती होती है। हमें याद रखना चाहिए कि हर कठिनाई, हर बाधा केवल एक नई सीख और अनुभव लेकर आती है। जब भी आप गिरें, तब उठ खड़े हों और एक नई ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। आपकी मेहनत और समर्पण ही आपकी सफलता की कुंजी है। चाहे हालात कितने भी कठिन हो, आपकी मेहनत और लगन आपको मंजिल तक जरूर पहुंचाएगी। आपके सपने बड़े हैं, तो आपकी मेहनत भी बड़ी होनी चाहिए। याद रखिए, सफलता का रास्ता कभी भी सरल नहीं होता, लेकिन एक बार जब आप अपने सपनों को पूरा करने का संकल्प कर लें, तो कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। आइए आज से हम अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी तरह से समर्पित हों। कठिनाइयां आ सकती हैं, पर आपकी मेहनत और लगन से आप उन सभी को पार कर सकते हैं। खुद पर विश्वास रखिए और कभी हार मत मानिए। आपके सपने आपके मेहनत के साथ सच होंगे। अब वक्त है अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाने का। आज मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। जीवन में हर किसी को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यही चुनौतियां हमें मजबूत बनाती हैं। सोचिए, क्या महान लोगों ने कभी आसान रास्ते चुने थे? नहीं, उन्होंने संघर्ष किया, मेहनत की और कभी हार नहीं मानी। हमारे जीवन में कठिनाइयां केवल अस्थायी होती हैं, लेकिन हमारी मेहनत और दृढ़ता स्थायी होती है। याद रखिए, कठिन समय भी एक दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन आपकी मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। जब भी लगे कि आप थक गए हैं या हार मानना चाहते हैं, तो खुद से यह सवाल करें, क्या मैंने पूरी मेहनत की है? क्या मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई है? अगर जवाब हाँ है, तो आप सही रास्ते पर हैं। अगर नहीं, तो अभी समय है, अपनी पूरी ऊर्जा लगाएं और लक्ष्य की ओर बढ़ें। आशा और विश्वास को अपने दिल में बनाए रखें। हर दिन, हर पल एक नई शुरुआत का मौका है। इसलिए कभी भी हार मानने का विचार मत करें। अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाते जाएं और खुद पर विश्वास रखिए। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रामू और श्यामू नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों में गहरी मित्रता थी। एक दिन श्यामू को बुखार आ गया और उसके पास दवा खरीदने के पैसे नहीं थे। रामू ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी सारी जमा की हुई पूंजी श्यामू की दवा पर खर्च कर दी। श्यामू जल्दी ठीक हो गया और उसकी आंखों में रामू की मित्रता के प्रति गहरा आभार था। इस घटना ने गांव वालों को सच्चे मित्रता का महत्व सिखाया और रामू और श्यामू की मित्रता और भी गहरी हो गई। एक कंजूस व्यक्ति अपने धन को देखकर बहुत खुश रहता था। उसने कभी किसी को भी कुछ नहीं दिया और अपने आसपास के लोगों से कभी भी मदद नहीं की। एक दिन उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई और वह बीमार पड़ा। उसके पास कोई भी मदद के लिए नहीं आया, क्योंकि उसने कभी किसी की मदद नहीं की थी। अंत में वह अपने जीवन की अंतिम घड़ी में ये समझ गया कि धन की तुलना में मानवता और दया का महत्व अधिक है। इस अनुभव ने उसे सिखाया कि सच्चा सुख तभी मिलता है जब हम दूसरों की मदद करें और दयालु बने। उसने बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन अपने सपनों को साकार करने के लिए लगातार कोशिश करता रहा। एक दिन उसकी मेहनत रंग लाए और उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि उसने अपने गांव को समृद्ध कर दिया। उसकी कहानी ने सबको ये सिखाया कि अगर मेहनत और दृढ़ता हो, तो सपने सच हो सकते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक वृद्ध महिला, जिसे सभी प्यार से दादी कहकर बुलाते थे, रहती थी। उसके पास एक छोटा सा घर और एक बहुत प्यारा बगीचा था। बगीचा उसकी खुशी का स्रोत था। उसमें वह दिन भर काम करती और फूलों की देखभाल करती। दादी की एक ही संतान थी, जो शहर में जाकर बस गया था और अब वह उसे बहुत कम ही देखने आता था। दादी को अपने बेटे की याद बहुत आती थी, लेकिन उम्र के कारण वह अब यात्रा भी नहीं कर पाती थी। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। दादी ने सोचा कि वह मेले में जाए और कुछ नए वस्त्र खरीदे। लेकिन मेले में जाकर उसे कोई खास चीज नहीं मिली, बस कुछ साधारण सामान ही मिला। उसे लगा कि वह अपने बेटे के लिए एक खास उपहार लाना चाहती है। वह एक छोटी सी दुकान में गई और एक सुंदर छोटी सी चादर खरीदी। चादर पर बहुत ही सुंदर और रंगीन कढ़ाई की गई थी। उसने चादर को बड़े प्यार से लपेटा और घर लौट आए।
जब उसने चादर अपने बेटे के पास भेजी तो वह भावुक हो गया। बेटे ने चादर को खोलते ही देखा कि उसमें दादी की ओर से लिखा एक छोटा सा पत्र भी था, जिसमें दादी ने लिखा था, ये चादर तुम्हें गर्मी और प्यार दे, जैसे तुम हमेशा मेरे दिल में रहते हो। बेटे ने चादर को पहना और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने महसूस किया कि उसकी मां का प्यार और संजीवनी शक्ति हमेशा उसके साथ है, चाहे वह कहीं भी हो। उसने तुरंत अपने माता पिता के पास जाने का निर्णय लिया और उन्हें अपने पास बुलाया। जब बेटे ने अपनी मां को गले लगाया तो दादी की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। उस पल ने यह साबित कर दिया कि मां का प्यार हमेशा अपार और अमूल्य होता है और वह कभी भी हमारे दिलों से दूर नहीं हो सकता। मनोजा एक साधारण लेकिन समझदार व्यक्ति था जो एक छोटे से गांव में रहता था। वह अपने गांव के सबसे समझदार और प्रेरणादायक व्यक्तियों में से एक माना जाता था। उसकी सरलता, ईमानदारी और सच्चाई ने उसे गांववासियों के बीच विशेष स्थान दिलाया था। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आ गया। गांव के पास एक बड़ा पेड़ था जो सभी के लिए छाया और आश्रय प्रदान करता था। लेकिन अचानक एक बलात्कारी ठग ने उस पेड़ को काटने का प्रयास किया। गांव के लोग चिंतित थे क्योंकि यह पेड़ उनकी जीवनशैली का अहम हिस्सा था। मनोजा ने ठान लिया कि वह इस संकट का समाधान निकालेगा। उसने गांव वालों को एकत्र किया और सबके सहयोग से ठग को रोकने के लिए योजना बनाई। लेकिन ठग बहुत मजबूत और चतुर था और उसने मनोजा की योजना को विफल करने के कई प्रयास किए। मनोजा ने ठग से एक सीधा संवाद किया और उसे समझाने की कोशिश की कि उसके कृत्यों से पूरे गांव को कितना नुकसान